सो कल अपन ने बेटा पेनक्रियास तक कंप्लीट किया था। अच्छा एक बार देखना, कल अपन ने जो लिखा उसमें क्या हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिखा है कि नहीं? देख एक बार, लिखा है कि नहीं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में लिखा है कि नहीं ग्लाइकोजेनोलाइसिस? लिखा था ना? तो उसको अपन एक काम करते हैं, उसे काट देंगे। मतलब अगर आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिखा है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में से ग्लाइकोजेनोलाइसिस हटा देना। नहीं लिखा कि लिखाया? लिखा ना? तो इसको काट दो, ये गलत है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं कराता। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं कराता। रादर अपन ऊपर एनसीईआरटी में लिखें। हाँ, ऊपर लिखो एनसीईआरटी में कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डज नॉट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मतलब ब्लड ग्लूकोज तो बढ़ाएगा पर ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं कराता। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डज नॉट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नियोजेनेसिस कराता है, जेनोलाइसिस नहीं कराता। चलिए अब एक बार बढ़ते हैं अपन आगे। तो कल देखें अपन ने जो बात करी, हमने कहा एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट, अंदर की तरफ मेडुला और बाहर कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के मेडुला के बारे में हमने कहा हार्मोन्स का नाम कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइंस के अंदर दो हार्मोन आते हैं, एडिनलिन और नॉर एडिनलिन। फिर अपन ने कहा कि ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे अंदर अलर्टनेस बढ़ाएंगे। फिर अपन ने कहा प्यूपिलरी डायलेशन, स्वेटिंग कराते हैं और पिलो इरेक्शन। फिर अगला आपने कहा कि ये हार्ट रेट बढ़ाते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट ज्यादा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराया और प्रोटीन और लिपिड का ब्रेक डाउन करा देंगे जिससे कि एनर्जी अपने को मिले। फिर हमने कहा कि अगला पार्ट आता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स। पहले हार्मोन आए मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में अपन ने कहा एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का कराता है रीअब्जॉर्प्शन, जबकि पोटेशियम और फॉस्फेट का कराएगा रिमूवल या ट्यूबुलर सेक्रीशन करा देगा। फिर हमने कहा कि अगला हार्मोन आपके पास आ जाता है यहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस कराया, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को रोका। फिर अगला अपन ने कहा कि ये क्या करता है कि किडनी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट है। इम्यून रेस्पॉन्स को वीक कर देता है, इन्फ्लामेशन रोकता है। और लास्ट अपन ने कहा था कि ये आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। गोनेडोकॉर्टिकॉइड में कहा कि मेनली एंड्रोजेनिक होते हैं, यानी कि मेल पैटर्न सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराने में इनका रोल होगा। फिर अगली ग्लैंड आई पेनक्रियास, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। परसेंटेज है 1 to 2 और नंबर भी है 1 to 2 मिलियन। फिर अपन ने कहा कि यहाँ पे अगला जो है, हाँ, तो यहाँ हमने बात की कि दो हार्मोन आएंगे, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन और बीटा से आता है इंसुलिन। अल्फा सेल से जो ग्लूकागॉन आ रहा है ये एक तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा और सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को रोक देता है। इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। वहीं इंसुलिन इसके जस्ट अपोजिट काम करता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। ये लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस या फॉर्मेशन कराएगा, ब्रेकडाउन को रोक देगा। और हमने कहा कि ये ब्लड ग्लूकोज को घटाता है। अब अपन ने कहा कि जब अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से डिजीज डायबिटीज इंसिपिडस या मेलाइटस। मेलाइटस के अंदर ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा। और यहाँ पे हार्मफुल कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। फिर अगला आपने कहा कि यहाँ पे जब डायबिटीज मेलाइटस होगा तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन यूज करते हैं इंसुलिन थेरेपी। अब इसके बाद एनसीईआरटी में आते हैं बेटा गोनैड्स। और गोनैड्स में एनसीईआरटी पहले बात करती है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस अपन जानते हैं मेल के अंदर पाए जाते हैं। और टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है या बाहर?
तो हमने कहा बाहर, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर किसके अंदर मौजूद है? स्क्रोटम के अंदर, या आपने कहा कि स्क्रोटल सैक में। क्यों प्रेजेंट है? तो रीजन आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर जो आपको चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर आपको चाहिए, इसलिए इनकी लोकेशन कहां है? बॉडी कैविटी से बाहर। फिर कहा कि अगर हम टेस्टिस को देखें तो बच्चे आपको रिप्रोडक्शन में से याद है ना कि हर एक टेस्टिस को लगभग 250 लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। हर एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर लगभग 1 से 3 के बीच में होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लॉन्ग और कॉइल्ड होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होगा इसे कहा जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहां पर एक पाई जाती है सेल जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। तो अब जरा देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके की सेल्स, एक तो यहां पाई जाती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्मेशन किसका होगा? स्पर्म का। तो पहला आपने कहा कि स्पर्मेटोगोनिया मौजूद है जो फॉर्मेशन कराती है स्पर्म का, और दूसरा आपने कहा कि यहां पर जो सेल पाई जाती है इसका नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को एक और नाम सस्टेंटिकुलर सेल भी देते हैं। तो अपन ने कहा कि यहाँ पे दो तरीके की सेल्स, एक तो जो अभी हमने बनाई इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा स्पर्म। तो पहली सेल ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में यहाँ पे लगभग पिरामिडल शेप्ड सेल होती हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल कहा जाता है। और ये जो सर्टोली सेल है इसके बारे में आपको पता है कि इनहिबिन हार्मोन सेक्रेट करती है सर्टोली। तो अपन ने कहा कि यहां जो सेल है इसका नाम क्या है बेटा? सर्टोली सेल्स। तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने टाइप की सेल? दो। पहला स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सर्टोली सेल। तो ये वाली सेल हुई जिसको आपने नाम दिया सर्टोली सेल्स। अब यहां पे स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल के बाद यहां बाहर का जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कुछ एक सेल्स पाई जाती हैं। यहां जो सेल्स के ग्रुप मौजूद हैं, इनके अंदर मौजूद सेल्स का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल, या इसे कहा जाता है लेडिक सेल। तो इस वाली सेल का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल, या इसे क्या बोलते हैं बेटा? लेडिक सेल कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल कही जाती है। तो हमने कहा कि हर एक टेस्टिस को कितने लोब्यूल के अंदर डिवाइड किया? लगभग 250। हर एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना? 1 से 3। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके की सेल, पहली स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सर्टोली सेल। इनके बीच बीच में सेल कौन सी पाई गई? इंटरस्टिशियल सेल। ये जो इंटरस्टिशियल सेल है बच्चे, इस पर आकर के काम करता है हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं एलएच, या क्या कहा जाता है? आईसीएसएच। एलएच का पूरा नाम आप जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों नाम दिया? क्योंकि काम किस पर कर रहा है? इंटरस्टिशियल सेल पर। दूसरा आपने क्या कहा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो एलएच है, ये जब इंटरस्टिशियल सेल पे काम करेगा तो यहां से एक ग्रुप ऑफ हार्मोन आता है, और यहां से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन आ रहा है इनको अपन नाम देते हैं बेटा एंड्रोजेंस। तो कौन से हार्मोन आए यहां से? एंड्रोजेंस। और ये जो एंड्रोजेंस आए, इनमें से मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो सबसे मेन हार्मोन कौन रहेगा? टेस्टोस्टेरोन। ये यहां पे सबसे मेन हार्मोन होता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन आया, ये हमारे अंदर काम क्या करने वाला है? तो टेस्टोस्टेरोन आ किसके अंदर आए? मेल में। तो ये मेल में सबसे पहले जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप कराएगा और इनके फंक्शन को सपोर्ट करेगा। तो पहला काम कहां किया? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। और ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट कराता है और इनकी फंक्शनिंग में सपोर्ट करेगा। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बच्चे अपन डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
जिसका काम गैमीट फॉर्मेशन हो, उसे कहा जाता है प्राइमरी। यानी कि मेल में टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी। मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन काम है टेस्टिस का, और फीमेल के अंदर ओवम फॉर्मेशन कौन करता है? ओवरी। तो ये जो टेस्टिस और ओवरी है, इनका काम क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो इनको आपने कहा प्राइमरी। वहीं पर मेल में अगर आप बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में देखो टेस्टिस से क्या निकलेगा? बासा इफ्रेंशिया। क्या बाहर आएगा? बासा इफ्रेंशिया। ये आगे मिलकर के क्या बनाएगा? इपिरिडाइमिस। इपिरिडाइमिस ओपन किसके अंदर होगा? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस आगे जाकर के कंबाइन करेगी सेमाइनल वेसिकल से, डक्ट आएगी, बनेगा एजैकुलेटरी डक्ट, और फिर क्या बना? यूरिथ्रा। तो कितनी स्ट्रक्चर अपन ने गिनी? पहली स्ट्रक्चर बासा इफ्रेंशिया, इसके बाद इपिरिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद यूरिथ्रा। इन पांचों का डेवलपमेंट कराना इसका काम। मेल में अगर हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में, तो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में सेमाइनल वेसिकल आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, और काउपर्स ग्लैंड आती है। तो कितनी ग्लैंड आएंगी? 3। पहला कौन आया? सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, और तीसरा काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराना। यानी कि टोटल मिलाकर के 8 स्ट्रक्चर है जिन्हें आप सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में काउंट करते हैं। उन सबका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन कराना एंड्रोजन का काम। ये एंड्रोजन इसके अलावा क्या करेगा कि ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है। ये मेल के अंदर क्या लेकर के आएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकली जिन कैरेक्टर्स के बेसिस पर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करते हैं, उन कैरेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो अपन ने कहा मॉर्फोलॉजिकली जिन कैरेक्टर्स के बेसिस पर मेल और फीमेल आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उन कैरेक्टर्स को आपने क्या कहा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इनका डेवलपमेंट कराएगा। मेल में देखें, फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, एक्सिलरी यानी कि आर्मपिट्स के हेयर, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट। इसके अलावा तो पहला अपन ने क्या कहा कि यहां कैरेक्टर्स के अंदर पहला आ गया फेशियल, फेशियल के बाद आपने कहा एक्सिलरी, और एक्सिलरी के बाद कहा आपने प्यूबिक हेयर। इनका डेवलपमेंट कराना। अगला अगर हम देखें तो मेल और फीमेल में मेल के अंदर मस्कुलर ग्रोथ कंपेटिबली ज्यादा होती है। तो अगला इसका काम क्या हुआ? मेल के अंदर मस्कुलर ग्रोथ कराना। तो ये मेल के अंदर क्या करा रहा है बेटा? मस्कुलर ग्रोथ कराई। और मस्कुलर ग्रोथ के अलावा फिर अगर हम देखें तो मेल में एग्रेसिवनेस को बढ़ाना, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है? तो यही हार्मोन यहां पर रेस्पॉन्सिबल है। तो ये मेल के अंदर एग्रेसिवनेस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ये सारे कैरेक्टर्स कौन लेकर के आ रहा है? एंड्रोजन। एंड्रोजन के अगले फंक्शंस अगर हम देखते हैं, तो एंड्रोजन का अगला काम हो जाता है कि ये काम करेगा सीएनएस पर। किस पे काम करेगा? सीएनएस। और सीएनएस पर काम करके ये रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर। क्या रेगुलेट करेगा बेटा? सेक्सुअल बिहेवियर। पढ़ेंगे एनसीईआरटी। सेक्सुअल बिहेवियर को एक नाम दिया गया है ना, क्या कहा गया है? लिबिडो। तो लिबिडो का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल बिहेवियर। तो एंड्रोजन कहां काम करेगा? सीएनएस पर। जब सीएनएस पर काम करेगा तो ये रेगुलेट क्या करता है? सेक्सुअल बिहेवियर। यानी कि अगर आप हार्मोनल लेवल पर बात करते हैं, तो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? एंड्रोजन। अगर नर्वस सिस्टम के हिसाब से बात करेंगे, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? लिम्बिक सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के रेफरेंस में पूछे तो लिम्बिक सिस्टम, हार्मोन के रेफरेंस में बात करी जाए तो आंसर क्या होगा? एंड्रोजन। तो इसने रेगुलेट क्या किया? सेक्सुअल बिहेवियर। अगला कहा कि इसका बेटा एनाबॉलिक इफेक्ट है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। हार्मोन का एनाबॉलिक इफेक्ट है किस पर? तो आपने कहा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक इफेक्ट रखता है। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब हुआ कि मोनोमर पॉलीमर में चेंज होना चाहिए, पॉलीमर को मोनोमर में।
मोनोमर को किस में चेंज होना चाहिए? यहां पे ये एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब हुआ कि मोनोमर चेंज होना चाहिए पॉलीमर में, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बने या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। वहीं पर अमीनो एसिड से प्रोटीन या प्रोटीन से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो इस इफेक्ट को आपने क्या कहा? एनाबॉलिक इफेक्ट है। किस किस पर है? तो पहले का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म समझिएगा। यहां बेटा इसने मस्कुलर ग्रोथ कराई ना, मस्कुलर ग्रोथ के लिए एक्टिन मायोसिन लगेंगे कि नहीं? और एक्टिन मायोसिन क्या है? प्रोटीन है। तो इन प्रोटीन का फॉर्मेशन कराना पड़ेगा, यानी कि हार्मोन जाकर के क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। एफएसएच की लाइन याद करेंगे जहां आपने कहा था कि एफएसएच अलोंग विद एंड्रोजन प्रमोट क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि एंड्रोजन का एक और इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा किसके साथ? तो अपन ने कहा कि अलोंग विद एफएसएच। तो यहाँ पे एफएसएच भी काम करेगा और एफएसएच के साथ काम करके ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर देता है बेटा? प्रमोट करेगा या स्टिमुलेट करेगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना किसका काम हो जाएगा? एंड्रोजन का। तो अपन ने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस करता है। अब आप समरी में से हमने एक लाइन पढ़ी थी ना कि आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। तो हार्मोन का अगला काम हो जाता है कि ये हमारे अंदर आरबीसी प्रोडक्शन को भी मेल के अंदर क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले कितने हार्मोन थे? 4। पहले हार्मोन का नाम थायरोक्सिन, दूसरा कौन सा था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तीसरा कौन है? एंड्रोजन, और एंड्रोजन के बाद चौथा हार्मोन कौन सा होगा? एरिथ्रोपोइटिन। तो ये 4 हार्मोन हैं जो आरबीसी काउंट को इंक्रीज करते हैं, आरबीसी काउंट को बढ़ाते हैं। तो टेस्टिस के बारे में एक बार देखें, इतनी बात अपने को समझ में आई। फिर एक बार देखो, टेस्टिस के बारे में अभी तक आपने जो कहा है, आपने सबसे पहले कहा कि टेस्टिस का नंबर कितना होगा बेटा? 1 पेयर। ये लोकेटेड एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटल सैक में है। हर एक टेस्टिस 250 लोब्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है। हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे पाई जाती है टेस्टिस की एंडोक्राइन सेल, और इस एंडोक्राइन सेल का नाम होता है लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ये जो लेडिक सेल है, ये हमारे अंदर काम क्या करती है? तो एलएच के इन्फ्लुएंस में बनाएगी एंड्रोजन। एंड्रोजन ने सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका डेवलपमेंट कराया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराता है मेल पैटर्न। ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है क्योंकि सीएनएस पे काम करता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कराता है। आरबीसी काउंट को इंक्रीज करेगा और एफएसएच के साथ मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है या स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है। तो इतनी बात अपने को समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़े। देखिए, अब आपने कहा इंटर इंटरट्यूबुलर स्पेस, इसलिए कहा कि यहां पर बेटा ये जो स्पेस है जिसको आप इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हैं, ये यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में है। तो बीच में तो इंटरट्यूबुलर कह सकते हैं ना। देखिए, अब यहां पे आगे बात करते हैं। तो अगला ऑर्गन क्या आ गया? ओवरी। ओवरी का नंबर बेटा कितना? 1 पेयर। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर के बाहर? तो ओवरी की लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो 1 पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं जिनकी लोकेशन होगी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर आपको पता है ओवेरियन फॉलिकल पाई जाती है। ओवरी में क्या मौजूद होगा? ओवेरियन फॉलिकल। ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ये जब बेटा डेवलप होती हैं, तो ये डेवलपमेंट के बाद अब इससे फॉर्मेशन किसका होता है? मैच्योर फॉलिकल का। ये जो मैच्योर फॉलिकल बनेगी इसको आपने क्या कहा? ग्रेफियन फॉलिकल। तो मैच्योर फॉलिकल को आपने क्या कहा? ग्रेफियन फॉलिकल।
ये जो मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल बनी, अब इसके अंदर होगा ओव्यूलेशन। तो अब यहां पर क्या होगा? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद अब दो चीजें बननी है। एक तो यहां से रिलीज होगा ओवम या सेकेंडरी oocyte। तो एक क्या रिलीज हुआ? सेकेंडरी oocyte बाहर चली गई। और साथ में आपने कहा कि यहां पे जो बचा हुआ पार्ट है इसको क्या कहा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या ग्रेफियन फॉलिकल का रेमिनेंट है? कॉर्पस ल्यूटियम किसका रेमिनेंट है? ग्रेफियन फॉलिकल का। आप देखें, कॉर्पस ल्यूटियम और मैक्युला ल्यूटिया, क्या ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं? नाम इसलिए मिलते हैं क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलर पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है ल्यूटीन। तो कॉर्पस ल्यूटियम में कौन सा पिगमेंट है? ल्यूटीन। तो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर पाया जाता है ल्यूटीन पिगमेंट, और ये ल्यूटीन पिगमेंट मैक्युला ल्यूटिया के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए दोनों स्ट्रक्चर्स के नाम आपस में मैच करते हैं। इधर ये जो डेवलपिंग ग्रेफियन फॉलिकल है, इस ग्रेफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है बेटा? एस्ट्रोजन। तो यहां से क्या सेक्रेट होगा? एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है, इसमें मेन हार्मोन होता है एस्ट्रेडियोल। तो यहां पे मेन हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रेडियोल। देखिए, यहां एनसीईआरटी बेटा एस्ट्रेडियोल का नाम नहीं लेती। एनसीईआरटी ने एस्ट्रेडियोल का नाम लिया है। पन्ना पलटे, आपको मिलेगा हार्मोन का क्लासिफिकेशन। और हार्मोन क्लासिफिकेशन में आप स्टेरॉयडल हार्मोन में देखें, वहां आपको नाम मिलेगा एस्ट्रेडियोल। स्टेरॉयडल हार्मोन में नाम मिला एस्ट्रेडियोल। तो एस्ट्रेडियोल क्या है? ये एक्चुअली एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन में से मेन हार्मोन का नाम क्या होता है? एस्ट्रेडियोल कहा जाता है। अब ये जो एस्ट्रोजन है, इसे सेक्रीट किसने किया? ग्रेफियन फॉलिकल ने। अब एक बात देखेंगे कि एस्ट्रोजन के काम क्या होते हैं। तो एस्ट्रोजन पहला तो जो काम करता है वो यहां पे बेटा डेवलपमेंट कराता है ग्रेफियन फॉलिकल का। एस्ट्रोजन का पहला काम क्या हुआ कि ग्रेफियन फॉलिकल का ही डेवलपमेंट कराता है। तो अपन अगर देखें तो इसी पेज पे जहां ओवरी के बारे में लिखा है, वही सबसे लास्ट वाले पोर्शन में आप देखना, तो आपको मिलेगा कि एस्ट्रोजन एक्ट कहां करता है? डेवलपिंग फॉलिकल पर, और फॉलिकल का मैच्योरेशन कराता है। यानी कि एस्ट्रोजन क्या कहां पे काम कर रहा है? डेवलपिंग फॉलिकल पे काम किया। और फॉर्मेशन किसका कराएगा? मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करा देगा। एस्ट्रोजन का अगला काम आ जाता है कि ये एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो ये डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कराएगा। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, इन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर डेवलपमेंट कराना और इनकी फंक्शनिंग को ऑपरेट कराना किसका काम होता है बेटा? एस्ट्रोजन का। तो इसने डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को रेगुलेट किया। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में यहां पर फीमेल के अंदर बात करें, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आ जाएगा, यूट्रस इसके अंदर आ जाएगा, और साथ में जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं ये भी इसके अंदर आ जाएंगी। न केवल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कराता है, बल्कि ये एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो डेवलपमेंट किसका कराएगा? फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराता है। तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराना किसका काम हो जाता है बेटा? तो ये आपने कहा एस्ट्रोजन का काम है। तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करा रहा है। एस्ट्रोजन ने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट कराया, उसके अंदर क्या होगा कि अपन यहां पर बात करेंगे कि जैसे हाई पिच वॉइस है, उसका डेवलपमेंट कराना, इसके अलावा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराना, ये सारे इसके काम है। एस्ट्रोजन का अगला फंक्शन हो जाता है कि एस्ट्रोजन क्या करेगा कि ये एस्ट्रोजन आगे जाकर के काम करता है कि एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराया, इसके अलावा एस्ट्रोजन यहां बेटा डेवलपमेंट कराता है मेमोरी ग्लैंड का। याद आता है प्रोलैक्टिन के टाइम पे अपन ने बात की थी, तीन हार्मोन हैं।
पहला कौन है? प्रोलैक्टिन, दूसरा है एस्ट्रोजन और तीसरा प्रोजेस्टेरोन। तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जब कराया तो क्या उस समय मैंने आपको बताया था कि मेमोरी ग्लैंड के ट्यूबुलर पार्ट का डेवलपमेंट कराएगा? मेमोरी ग्लैंड के कौन से पार्ट का? ट्यूबुलर पार्ट। तो मेमोरी ग्लैंड का जो ट्यूबुलर पार्ट था यानी कि डक्ट वाला पार्ट है, उसका डेवलपमेंट कौन कराता है? एस्ट्रोजन। और यही एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए बेटा? सेक्सुअल बिहेवियर। ध्यान दें, सेक्सुअल बिहेवियर चाहे मेल का हो या फीमेल का, दोनों के लिए लिबिडो ही टर्म यूज की जाती है, दोनों के लिए अलग अलग टर्म नहीं होती। तो जब लिबिडो कहा जाए तो चाहे मेल या फीमेल, दोनों के केस में लिबिडो टर्म यूज करी जाती है। तो पहला यहां जो हार्मोन काम कर रहा था ये था एस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन कौन आ गया? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहां से आता है? तो प्रोजेस्टेरोन आएगा कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसने सेक्रीट क्या किया? प्रोजेस्टेरोन। अब यहां पर अगर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में देखा जाए तो पिट्यूटरी हार्मोन्स में आपको पता है कि डेवलपमेंट कराना काम किसका था? एफएसएच का। और वहीं पर ओव्यूलेशन कराना किसका काम था? एलएच का। ये एलएच साथ में क्या कर रहा था? मेंटेन कर रहा था कॉर्पस ल्यूटियम को। तो एलएच ने बच्चे क्या किया? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया फॉर अबाउट अ ड्यूरेशन ऑफ 9 डेज। तो लगभग 9 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रही। और कॉर्पस ल्यूटियम से ज्यादातर अमाउंट में आने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, हालांकि कुछ अमाउंट में यहां से एस्ट्रोजन का सेक्रेशन होता है। अब जो प्रोजेस्टेरोन यहां से आ रहा है, इसके बारे में आप देखो। प्रोजेस्टेरोन का पहला काम है कि ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन क्या सपोर्ट कर रहा है बेटा? प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है। तो हमने कहा प्रोजेस्टेरोन ने सपोर्ट क्या किया? प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना किसका काम होता है? यहां पर प्रोजेस्टेरोन का। तो प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया? प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया। यानी कि अगर प्रोजेस्टेरोन ना हो तो केस में प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का होना जरूरी है। प्रोजेस्टेरोन इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड में डक्ट वाला पार्ट डेवलप कराता था या एल्व्यूलाई? एल्व्यूलाई ना। तो अपन ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ एल्व्यूलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो ये डेवलपमेंट करा रहा है एल्व्यूलाई वाले पार्ट का। और एल्व्यूलाई पार्ट का डेवलपमेंट किसका? तो अपन ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ एल्व्यूलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड के एल्व्यूलाई वाले पार्ट का डेवलपमेंट कराना प्रोजेस्टेरोन का काम। तो प्रोजेस्टेरोन के मेन फंक्शन कितने हो गए? दो। पहला है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? दैट इट विल मेंटेन एंडोमीट्रियम। ये मेंटेन क्या करता है बेटा? एंडोमीट्रियम। यानी कि एंडोमीट्रियम को टूटने नहीं देता है। तो एंडोमीट्रियम नहीं टूटेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन बनी रहेगी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन कराना किसका काम है? प्रोजेस्टेरोन का। और दूसरा मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्व्यूलाई वाले पार्ट का डेवलपमेंट कराना। साथ में पढ़ें, क्या एनसीईआरटी ने प्रोजेस्टेरोन में सेक्रीशन ऑफ मिल्क भी लिखा है? तो मैंने कहा था कि जब भी अगर सेक्रीशन की बात आएगी तो आप हमेशा प्रेफरेंस किसे देंगे? प्रोजेस्टेरोन की प्रोलैक्टिन? तो हमेशा प्रेफरेंस किसे मिलेगी? प्रोलैक्टिन को। तो ये सारे काम कौन करते हैं? ओवेरियन हार्मोन्स। एक बार ओवेरियन हार्मोन्स वाला पार्ट एक बार पढ़ें। बिल्कुल, किसी एक काम में एक से ज्यादा हार्मोन इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन के केस में हुआ ना कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के सेक्रेशन को प्रमोट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है। एक फंक्शन को कई सारे हार्मोन एक साथ मिलके भी ऑपरेट कराते हैं। सारी चीजें। हाँ,
इसीलिए हमने कहा कॉर्पस ल्यूटियम को 9 डेज तक ये मेंटेन करेगा, ठीक। ये एलएच 9 डेज के अगर यहां मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, तो इम्प्लांटेशन जैसे ही होगा तो इम्प्लांटेशन के होते ही तुरंत अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है उससे एचसीजी हार्मोन आने लगता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। फर्दर इसे मेंटेन करना काम एचसीजी का है, ना कि एलएच का। एलएच मेंटेन नहीं करेगा। एलएच तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का जो हाई सेक्रीशन हुआ उसके नेगेटिव फीडबैक की वजह से एलएच का सेक्रीशन बंद हो जाएगा, पर फर्दर एचसीजी से मेंटेन करके रखता है, वो नहीं टूटने देता है कॉर्पस ल्यूटियम को। नहीं, जब ये ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जैसे ही आपका सेकेंडरी oocyte स्टेज में थीका लेयर बन जाती है तो थीका लेयर के बनते ही एस्ट्रोजन का सेक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। फर्दर जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन का भी रोल होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो अपना ओव्यूलेशन खुद ही डिसाइड करती है। फॉलिकल जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, फॉलिकल के डेवलप होने के साथ साथ एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा। एस्ट्रोजन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, उस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से ही एलएच का सेक्रीशन होता है, और जब एलएच का सेक्रीशन होगा तब ओव्यूलेशन होगा। यानी कि फॉलिकल अगर डेवलप नहीं हुई, एस्ट्रोजन सेक्रेट नहीं हुआ तो एलएच नहीं आएगा, तो उस केस में ओव्यूलेशन नहीं होगा। फॉलिकल डेवलप हुई, एस्ट्रोजन ज्यादा सेक्रेट हुआ, पॉजिटिव फीडबैक गया, एलएच आएगा, और अब यह जो है ओव्यूलेशन हो जाएगा। हमेशा डेवलप नहीं, यहां पे मतलब यह है कि एक बार मेमोरी ग्लैंड का जब अनडेवलप्ड कंडीशन में है तब से उसे डेवलप्ड कंडीशन में लेकर के आना काम किसका है, एस्ट्रोजन का काम था और प्रोजेस्टेरोन का। एक बार जब डेवलपमेंट हो गया तो फिर तो उसके बाद डेवलपमेंट खत्म, फिर तो फंक्शनिंग वाला पार्ट रह गया, यानी कि सेक्रीशन वाला। तो सेक्रीशन वाला काम कौन करा लेगा, मेनली प्रोलेक्टिन कराएगा। नहीं समझा मैं। अब इनमें से जो जैसे, हाँ, कॉर्टिसोल अगर काम नहीं करे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कॉर्टिसोल अगर काम ना करे, थायरोक्सिन काम ना करे, कोई दिक्कत नहीं। मेन जो हार्मोन है वो इरिथ्रोपोइटिन है। अगर इरिथ्रोपोइटिन काम नहीं करेगा तो समस्या होगी, कि अगर इरिथ्रोपोइटिन ने काम नहीं किया तब आरबीसी काउंट घट जाएगा। नहीं, कॉर्टिसोल तो प्रमोट कर रहा था ना। कॉर्टिसोल जब भी आता है, हाँ, नहीं काम कर रहा। नहीं, कॉर्टिसोल अगर नहीं भी आता है या कॉर्टिसोल का सेक्रीशन कम होता है तो सेक्रीशन कम होने पर भी आरबीसी काउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कारण इरिथ्रोपोइटिन वहां पे है, वो आरबीसी काउंट को मेंटेन करके रखेगा। तो कॉर्टिसोल एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट रखता है, पर मेन हार्मोन न होने की वजह से कॉर्टिसोल के कम होने या एंड्रोजन के कम होने पर आरबीसी काउंट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, यानी कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आएगा। वहीं हर एक काम के लिए एक सेंट्रल या मेन हार्मोन है। जैसे कि अगर अपन बात करें, मान लो बीएमआर है, तो बीएमआर के लिए थायरोक्सिन है। अगर थायरोक्सिन कम हो गया तो फिर बाकी जो भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हो, एंड्रोजन सही या कोई भी सही, कोई भी बीएमआर की कमी पूरी नहीं कर, सॉरी, थायरोक्सिन की कमी पूरी नहीं कर सकता है। पर हाँ, अगर थायरोक्सिन है और बाकी हार्मोन कम ज्यादा होते हैं तो उसका मेटाबॉलिक रेट पे उतना ज्यादा खास फर्क नहीं आएगा। अब देखो, अभी तक जो बेटा अपन ने बात की वो अपन ने बात की सारी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। हाँ, हाँ, एंड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि मेल में टेस्टिस से कई सारे हार्मोन आते हैं, ठीक। जैसे कि अगर अपन बात करें, टेस्टोस्टेरोन आता ही है, इसके अलावा डीएचईए है, डाईहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरोन होता है, 5 DHT होता है। ये सारे एंड्रोजन्स हैं, यानी कि सारे हार्मोन मेल पैटर्न कैरेक्टर डेवलप कराते हैं। तो इन सारे हार्मोन्स को अपन क्या कहेंगे, एंड्रोजन्स कहेंगे। पर इन एंड्रोजन्स में से जो मेन हार्मोन है वो आपके पास कौन है, टेस्टोस्टेरोन है।
क्या बेटा? हाँ, ये एंड्रोजन के लिए भी, क्योंकि एंड्रोजन भी कई सारे काम कर रहा है। देखिए, अभी तक जो आपने बात की है, वो आपने बात की है कि भाई अलग अलग जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है उनसे आने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई जो डिफ्यूज टिश्यू है उससे आने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो इसमें देखो एनसीईआरटी सबसे पहले नाम लेती है हार्ट का। हार्ट से आने वाले हार्मोन का नाम क्या है? एएनएफ। हार्ट से कौन सा हार्मोन आया? एएनएफ। बोलेंगे एएनएफ का पूरा नाम? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। पूरा नाम क्या है? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये जो एएनएफ है हार्ट में कहां से आता है? एट्रिया की बॉल। हार्ट में कहां से आएगा? एट्रिया की बॉल। कब सेक्रीट होगा? तो एएनएफ का सेक्रीशन कब होगा? जब बीपी ज्यादा हो या कम? तो अपन ने कहा कि इसका सेक्रीशन होगा वाइल बीपी क्या हो? ज्यादा। तो अपन ने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो सेक्रीशन किसका होगा? एएनएफ का। अगली बात आपने कहा कि जो एएनएफ है ये रास पाथवे के सिमिलर काम करेगा या अपोजिट? तो रास पाथवे का क्या है? एंटागोनिस्टिक है। रास पाथवे का क्या होता है? एंटागोनिस्टिक। यानी कि रास पाथवे ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा जबकि एएनएफ बीपी को क्या करेगा? कम। एएनएफ के काम होते हैं आपके अंदर दो। पहला काम है वैसोडाइलेशन कराएगा। एएनएफ का पहला काम क्या हुआ? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब हुआ ब्लड वेसल को डायलेट किया कि कंस्ट्रिक्ट? अगर डायलेट किया तो ब्लड प्रेशर घटा या बढ़ा? तो इसने यहां वैसोडाइलेशन किया यानी ब्लड वेसल को डायलेट करा दिया जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। अगला, ये यूरिनरी रिमूवल ऑफ सोडियम को घटाएगा या बढ़ाएगा? तो अपन ने कहा कि यूरिनरी रिमूवल ऑफ सोडियम इसको क्या करेगा? ज्यादा। यानी कि सोडियम के यूरिनरी रिमूवल का मतलब है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन घटा देना है या बढ़ा देना? बोलो, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हुआ है ज्यादा? तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम। समझिए, जितना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा यूरिन के अंदर सोडियम उतना ही कम होगा। अगर यूरिन में सोडियम ज्यादा है तो मतलब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है कम। तो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? घटाएगा। इसकी वजह से सोडियम यूरिन के अंदर बढ़ेगा। तो अपन ने कहा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम किया, वैसोडाइलेशन कराया, दोनों चीजों की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कम। तो अपन ने कहा कि ये इन दोनों एक्टिविटीज की वजह से कुल मिलाकर के ब्लड प्रेशर को क्या करता है? घटा लेता है। यहीं पर हार्ट के बाद फिर एनसीईआरटी अगली बात करती है बेटा किडनी के बारे में। क्या हमने किडनी में जेजी सेल पढ़ी थी? किडनी में जेजी सेल का पूरा नाम क्या था? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये जो जेजी सेल या जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है इससे आने वाले हार्मोन का नाम क्या है? इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन आता है? इरिथ्रोपोइटिन। क्या आपको याद है कि विटामिन डी भी आ रहा था? एक क्वेश्चन किया था ना नीट का, तो उसमें अपन ने पढ़ा था विटामिन डी भी आता है। ये जो इरिथ्रोपोइटिन है ये जाकर के काम कहां करेगा? रेड बोन मैरो पर। जब ये रेड बोन मैरो पर काम करेगा तो इसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन घटेगा या बढ़ेगा? तो आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो देखिए, आरबीसी प्रोडक्शन यहां पर क्या हुआ? बढ़ा। तो अपन ने कहा कि किडनी में जेजी सेल इरिथ्रोपोइटिन सेक्रीट कराती है और ये इरिथ्रोपोइटिन रेड बोन मैरो पर काम करके आरबीसी प्रोडक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब यहां किडनी के बाद फिर अपन ने कहा कि आगे अपन बात करेंगे अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। जब मैं टर्म लिखता हूं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल तो मैंने यहां पर एक्चुअली ऑर्गन लिखे हैं बेटा दो। गैस्ट्रो का मतलब क्या है? स्टमक, और इंटेस्टाइनल यानी कि इंटेस्टाइन। तो स्टमक और इंटेस्टाइन, यहां से कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं वो अपने को अब जरा देख लेना है। स्टमक और इंटेस्टाइन के हार्मोन्स अगर हम देखें तो अब यहां से आपको पता होगा, आपने पढ़ा है इसके अंदर कि जो एलिमेंट्री कैनाल की बॉल है उसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर सिरोसा है, उसके बाद मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की लेयर का नाम म्यूकोसा। आउटर मोस्ट कौन हुआ? सिरोसा। उसके बाद मस्कुलरिस के बाद
और सबसे अंदर म्यूकोसा। सबसे बाहर की लेयर का नाम सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा। जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये हॉर्मोन्स सेक्रीट किए जाते हैं म्यूकोसा से। तो अपन ने कहा कि हॉर्मोन्स यहां बेटा सेक्रीट किससे हुए, तो अपन ने कहा कि हॉर्मोन्स आर सेक्रीटेड बाय म्यूकोसा। कौन सेक्रीट कर रहा है, म्यूकोसा सेक्रीट करती है इन हॉर्मोन्स को। तो अब यहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में आप देखें तो बच्चे देखो ये आपका हुआ बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे चल करके ओपन किसके अंदर होता है, स्टमक में, अपन जानते हैं ना। तो ईसोफेगस आगे चल करके ओपन किसके अंदर हो गया, स्टमक में। स्टमक में आपको पता है कितने पार्ट होते हैं, 4। पहले ये वाले पार्ट का नाम क्या है, कार्डिया, इसका नाम फंडस, ये बॉडी, और ये वाला पार्ट पाइलोरस। तो कितने पार्ट हुए, 4। इसका नाम कार्डिया, ये वाला फंडस, ये बॉडी, और इसका नाम पाइलोरस। यहां जो स्टमक है या आगे की तरफ किसके अंदर कंटिन्यू करेगा, तो स्टमक के बाद आएगा ड्योडेनम। ड्योडेनम आपने पढ़ा है ना, सी शेप्ड है। तो ड्योडेनम का शेप कैसा हुआ, सी शेप्ड। यहां पर स्टमक होता है एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में, जबकि एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में कौन लोकेटेड होगा, लिवर। तो यहां पर एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में कौन लोकेटेड है, लिवर। और लिवर के पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर, जो कि लिवर के राइट लोब के साथ अटैच्ड होती है। यहीं पर आपको पता है कि सी शेप ड्योडेनम के दोनों लिम्स के बीच में एक इलोंगेटेड ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, पैनक्रियास। तो ये वाली ग्लैंड कौन है, पैनक्रियास। ऑर्गन्स के नाम बताएंगे, बोलो इसका नाम, ये क्या है, इसका नाम, ये क्या है, इसका नाम, और ये क्या है, इसका नाम, ये इसका नाम, और ये क्या है। अब समझिए, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये जो फूड है सबसे पहले कहां पहुंचा, स्टमक के अंदर। जब स्टमक में पहुंचा तो अब स्टमक को फूड का डाइजेशन करना चाहिए कि नहीं। जब स्टमक फूड का डाइजेशन करेगा तो बच्चे देखिए स्टमक से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन आएगा, गैस्ट्रिन। स्टमक से आने वाले हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन। कहां से आया, स्टमक से आया। स्टमक से आने वाला गैस्ट्रिन काम करता है स्टमक पर, और स्टमक पर इसका इफेक्ट होता है पॉजिटिव। तो देखिए एक बार, यहां पर हार्मोन का नाम आया कहां से, काम कहां कर रहा है, इफेक्ट कैसा है, यानी कि इसके काम को बढ़ाएगा या घटाएगा। फिर से एक बार, हार्मोन का नाम आया कहां से, काम कहां करेगा, और स्टमक का काम बढ़ाएगा। यानी कि गैस्ट्रिन क्या करता है, ये बेटा पेप्सिनोजन और HCl के सेक्रीशन को बढ़ा देगा। तो इसने क्या किया कि पेप्सिनोजन और HCl का सेक्रीशन बढ़ाया, जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन हो पाए। यानी कि बात को समझेंगे। अभी मान लो अगर हमने अभी सुबह अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया, अपना स्टमक पूरा खाली है, तो अभी अपने स्टमक का पीएच 1.8 नहीं है। जब स्टमक खाली है तब इसका पीएच 1.8 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ना कभी अनुभव किया होगा, वोमिट आने की 2 कंडीशन है। पहला, कभी कभी अगर आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग अगर वोमिट आने लगे, जिस वोमिट में फूड बिल्कुल बाहर ना आए, जिसको अपन काइंड ऑफ ड्राई वोमिट कहते हैं, तब आपने कभी एसिडिटी अनुभव नहीं की होगी कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ रहा है वो ज्यादा एसिडिक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं पर अगर आपके स्टमक के अंदर फूड मौजूद है और तब अगर आपको वोमिट होता है, तो उस केस में फूड को जितना टाइम हो गया होगा आपको खाए, और फिर अगर वोमिटिंग में फूड निकलता है तो वो कंटेंट उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब कि जब स्टमक में फूड नहीं है तब HCl का सेक्रीशन हो रहा है क्या, नहीं। स्टमक में फूड पहुंचा, अब HCl सेक्रीशन होगा क्या, यस। ये जो HCl का सेक्रीशन हुआ तो इसकी वजह से स्टमक का पीएच कैसा हो जाएगा, एसिडिक। बोलो पहले ये बात समझ में आई।
सारे बालकों को क्लियर? अब ध्यान दो, अगला हार्मोन आता है। अब बेटा फूड यहां 4 से 5 घंटे रहा, फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद अब ये फूड कहां पहुंचा? ड्यूोडेनम के पास। कहां पहुंचेगा? ड्यूोडेनम के पास। स्टमक का पीएच है 1.8, कितना पीएच है? 1.8। वहीं पे ड्यूोडेनम का पीएच है 7.8, तो ड्यूोडेनम का कितना हुआ? 7.8। स्टमक का कितना? 1.8। अब क्या होगा कि जैसे ही ये जाकर के ड्यूोडेनम के पास पहुंचेगा, तो अब देखिए, स्टमक का फूड या स्टमक में मौजूद काइम के ड्यूोडेनम में पहुंचने का मतलब हुआ कि अब स्टमक को अपना काम करना बंद कर देना चाहिए। स्टमक से इसका काम बंद कराना है, तो यहां से अब एक हार्मोन आता है जिसका नाम है जीआईपी। क्या कहा जाता है? जीआईपी या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड काम करता है स्टमक पर, और इसका इफेक्ट होता है नेगेटिव, यानी कि स्टमक की एक्टिविटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो स्टमक की एक्टिविटी को क्या किया? घटाया। ये जो हार्मोन है इसका नाम क्या था बेटा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, यानी कि स्टमक को क्या किया? इनहिबिट करता है, तो इसीलिए नाम मिला गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या जीआईपी जो है, ये स्टमक की एक्टिविटी को क्या करेगा? घटा देगा। क्या इसके बारे में समझ में आया? बोलो, जीआईपी कहां से आएगा? कहां से आया? ड्यूोडेनम। काम कहां करेगा? स्टमक पर, और स्टमक पर इफेक्ट नेगेटिव। तो यानी कि जीआईपी जब काम करेगा तो स्टमक से सेक्रीशंस घटेंगे या बढ़ेंगे? जीआईपी कब काम करेगा? जब फूड स्टमक के अंदर है या फूड ड्यूोडेनम में पहुंच गया। फूड जब ड्यूोडेनम के अंदर पहुंचा। अब जब फूड ड्यूोडेनम के अंदर पहुंचा तो सेक्रेट क्या हुआ? जीआईपी। और जीआईपी ने यहां सेक्रीशन को क्या किया? घटा दिया। अब देखिए, इसके सेक्रीशन को तो घटा दिया, पर यहां पर इधर से 1.8 पीएच वाला फूड आया है, यहां पीएच है 7.8, तो ये 1.8 पीएच वाला फूड यहाँ के पीएच को बिगाड़ेगा। अब पीएच को आपको बनाना है, तो पीएच को मेंटेन कैसे किया जाए? तो मेंटेन करने के लिए अब एक हार्मोन और आता है सीन में, जिसका नाम है सेक्रेटेन। तो अगले हार्मोन का नाम बेटा क्या है? सेक्रेटेन। तो इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? सेक्रेटेन कहा जाता है। ये जो सेक्रेटेन है, ये 3 जगह पे काम करेगा। पहला, सेक्रेटेन काम करता है लिवर पर। कहां काम करेगा? लिवर पर। तो सेक्रेटेन कहां से आया? कहां से आया? पहला काम कहां कर रहा है? लिवर। लिवर पर इसका इफेक्ट होगा पॉजिटिव। इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो इसकी वजह से बाइल का सेक्रीशन घटेगा या बढ़ जाएगा? तो बाइल का सेक्रीशन क्या होगा? बढ़ेगा। समझिएगा, जो बाइल है इसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल सॉल्ट एल्केलाइन है। इसके अलावा यहाँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी मौजूद होते हैं जो एल्केलाइन है। ये चीज यहाँ के पीएच को मेंटेन करने में रोल प्ले करेगी। तो पहला यहां से कौन सा हार्मोन आया? सेक्रेटेन। काम कहां किया? लिवर पर। और लिवर से बाइल के सेक्रेशन को क्या किया? बढ़ा दिया। अब ये सेक्रेटेन जाकर के काम करता है कहां पर? तो ये काम करेगा पैनक्रियाज पर। कहां काम कर रहा है? पैनक्रियाज पर। ये पैनक्रियाज पर जाकर के काम करेगा पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पर, और वहां इसका इफेक्ट होगा पॉजिटिव। कैसा इफेक्ट है? पॉजिटिव। तो पैनक्रियाज में एसाइनी पे काम किया कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस? एसाइनी के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहां काम कर रहा है? एसाइनी। और जो एसाइनी वाला पार्ट है, एसाइनी से बच्चे ये सेक्रीशन कराता है यहां पर, एक तो वाटर और दूसरा बाइकार्बोनेट का। किस किस का सेक्रीशन कराया? वाटर और बाइकार्बोनेट का सेक्रीशन कराता है। तो इसने जाकर के पेनक्रियास पे काम किया और एसाइनी से सेक्रीट क्या कराया? वाटर और बाइकार्बोनेट। ध्यान रखेंगे, इस सेक्रीशन के अंदर अभी कोई एंजाइम नहीं है। तो आप समझिएगा, 1.8 पीएच वाला फूड आया, यहां का पीएच 7.8 बनाना था, तो एल्कलाइन चीजों की जरूरत थी। वो एल्कलाइन चीजें सेक्रेटेन लिवर से बाइल के फॉर्म में लेकर के आया, और पैनक्रियाज से किसके फॉर्म में लेके आया? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में।
यहां का पीएच मेंटेन हुआ बाइल। अगर स्टमक ज्यादा काम करेगा तो यहां का पीएच 7.8 बनाएगा कि बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा ना। अगर स्टमक ने काम किया ज्यादा तो यहाँ के पीएच को क्या करेगा? और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा तो सेक्रेटिन जाकर के काम करता है स्टमक पर, और स्टमक पर सेक्रेटिन का इफेक्ट है नेगेटिव, यानी कि स्टमक के सेक्रेशन को क्या करा देगा? कम। तो आप ध्यान से सुनेंगे, सेक्रेटिन कहां से आता है, पहले कहां काम करता है, क्या सेक्रीट कराता है, दूसरा कहां काम करता है, एक्सोक्राइन के एंडोक्राइन। एसाइनी से क्या आएगा? वाटर और बाइकार्बोनेट। क्या इसमें एंजाइम है? नहीं, यहां एंजाइम अभी नहीं है। सेक्रेटिन और कहां काम करता है? स्टमक पर, और स्टमक पर इफेक्ट कैसा है? निगेटिव। अब यहां पर एक और हार्मोन आता है लास्ट, और ये जो हार्मोन है इसका नाम है बेटा सीसी के पीजेड। हार्मोन का नाम क्या है? सीसी के पीजेड। पूरा नाम है कोलेसिस्टोकाइनेन पैनक्रियोजाइमेन। पूरा नाम क्या हुआ? कोलेसिस्टोकाइनेन पैनक्रियोजाइमेन हार्मोन का नाम होता है। तो इस हार्मोन को नाम क्या देते हैं? कोलेसिस्टोकाइनेन पैनक्रियोजाइमेन कहा जाता है, यानी कि सीसी के पीजेड हार्मोन का नाम है। ये जो हार्मोन यानी कि सीसी के पीजेड है, अब इसके नाम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और यही बात इसके काम आपको समझा देगी। पहली बात देखिए, आने वाले हार्मोन का नाम क्या है? सीसी के पीजेड। नाम क्या है? सीसी के पीजेड। यहां पर देखिए, पहला वर्ड क्या आया? कोले। यहां देखो, पहला वर्ड क्या आया? कोले। कोले को आप कोरिलेट करो बजाय कोलेस्ट्रॉल के ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट से। ग्लाइकोकोलेट टोरोकोलेट होते हैं ना, और ये ग्लाइकोकोलेट टोरोकोलेट बाइल सॉल्ट है। ये क्या होते हैं बेटा? बाइल सॉल्ट। तो बोलो बाइल सॉल्ट के नाम क्या होते हैं? ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट। तो पहला वर्ड जो कोले है, ये वर्ड आपको क्या बताता है? बाइल। इसने क्या बताया? बाइल। अगला वर्ड आया सिस्टो। यहां पे सिस्ट जैसी जो स्ट्रक्चर है वो कौन है? यहां गॉल ब्लैडर। सिस्ट जैसी स्ट्रक्चर क्या हुआ? गॉल ब्लैडर। और आपको पता है कि गॉल ब्लैडर की डक्ट को भी सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। तो यहां सिस्टो वर्ड क्या बताता है आपको? गॉल ब्लैडर। क्या बताया इसने? गॉल ब्लैडर। अगला वर्ड क्या आया? काइनेन। काइनेन वर्ड आपको क्या बताता है? काइनेटिक, यानी कि मूवमेंट या रिलीज, या क्या बताया? रिलीज। अब ध्यान दें, क्या गॉल ब्लैडर ग्लैंड है? नहीं, ग्लैंड लिवर है। गॉल ब्लैडर का काम होता है स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। तो गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है? स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल करेगा। तो ये जो सीसी के पीजेड है, इसने जाकर के बेटा काम किया गॉल ब्लैडर पर। कहां काम किया? गॉल ब्लैडर पर। गॉल ब्लैडर पर इफेक्ट है पॉजिटिव, और पॉजिटिव इफेक्ट में ये गॉल ब्लैडर से रिलीज कराता है कंसंट्रेटेड बाइल। क्या रिलीज करा लेगा? कंसंट्रेटेड बाइल रिलीज कराया। ये कंसंट्रेटेड बाइल जाकर के ड्यूोडेनम में पहुंचेगा, और अब ये फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। आगे देखें, पीजेड में पहला वर्ड आया पेनक्रियो। क्या बताता है आपको? दूसरा वर्ड आया जाइमिन। क्या बताता है? एंजाइम। जाइमिन वर्ड क्या बताता है? एंजाइम। तो पेनक्रियो मतलब पेनक्रियास, और जाइमिन का मतलब क्या हुआ? एंजाइम। तो बोलो, अब ये और कहां काम करेगा? पेनक्रियास पर। तो सीसी के पीजेड ने और कहां पे काम किया? तो ये जाके काम करता है पेनक्रियास पर। इफेक्ट होगा पॉजिटिव। इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव। और इन टर्न पेनक्रियास से सेक्रीट होंगे पेनक्रियाटिक एंजाइम। तो पेनक्रियास से क्या आएगा? पेनक्रियाटिक एंजाइम आएंगे। देखो, हम जो जगह भूलते हैं या जिस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो जनरली सीसी के पीजेड और सेक्रेटिन का पेनक्रियास पे एक्शन है, जिसको हम जनरलाइज कर देते हैं। पर हमें बहुत प्रिसाइजली याद रखना है
क्या सेक्रेटिन के काम करने पर पैनक्रियाटिक एंजाइम आते हैं? नहीं। पैनक्रियाटिक एंजाइम केवल कौन रिलीज कराएगा? सीसी के पीजेड। यहां पर वैसे तो बेटा टोटल काम करने वाले हार्मोन लगभग 10 के ऊपर हैं, पर इनमें से जो मेजर हार्मोन माने जाते हैं और जो एनसीईआरटी हमें देती है उनका नंबर कितना है? 4। ये चारों हार्मोन फिर से एक बार देखेंगे। गैस्ट्रिन कहां से आया? कहां काम करेगा? सेक्रीशन घटाएगा कि बढ़ाएगा? जीआईपी कहां से आया? काम कहां करेगा? सेक्रीशन कम या ज्यादा? सेक्रेटिन कहां से आया? पहले काम कहां करता है? लिवर से क्या सेक्रेट कराता है? बाइल। अगला कहां काम करेगा? पेनक्रियास पे मान लो। तो पेनक्रियास पे जब काम करेगा तो रिलीज क्या होगा? वाटर और बाइकार्बोनेट। क्या एंजाइम आएंगे? नहीं। अगला हार्मोन आपके पास हो जाता है ये सेक्रेटिन अगला काम करेगा आपका स्टमक पर, और स्टमक से सेक्रीशन घटाएगा कि बढ़ाएगा? अगला हार्मोन आता है सीसी के पीजेड। कहां से आया? कहां से आया? ड्यूडेनम। पहले कहां काम कर रहा है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से बाइल सेक्रीट कराता है कि रिलीज? रिलीज कराएगा, ध्यान रखना, सेक्रीट नहीं, क्या कराएगा? रिलीज कराता है। और डाइल्यूट बाइल के कंसंट्रेटेड वहीं पर ये और कहां काम करेगा? पेनक्रियास पर। पेनक्रियास पर काम करके सेक्रीट क्या कराएगा? एंजाइम। तो ध्यान दें, यहां पर जो सेक्रीटिन है या सीसी के पीजेड है, ये पेनक्रियास में एक्टोक्राइन पार्ट पे काम करेंगे या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन पे ना। यानी कि क्या सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन इन दोनों में से किसी का पेनक्रियास की अल्फा और बीटा सेल पे कोई इफेक्ट है? नहीं। वो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस करा रहा था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बोलो ये वाला पैराग्राफ समझ में आया? इसी पैराग्राफ में सबसे लास्ट की लाइन पढ़ेंगे, जहां एनसीईआरटी कहती है कि इन ऑर्गन्स के अलावा अगर हम बात करें तो बॉडी में कुछ सेल्स हैं जिनसे सेक्रीट होते हैं ग्रोथ फैक्टर। क्या आता है बेटा? ग्रोथ फैक्टर। क्या आपने 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी में कोई ग्रोथ फैक्टर पढ़ा है? कोई ग्रोथ फैक्टर पढ़ाओ बायोटेक्नोलॉजी में। कौन सा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पढ़ा था? कौन पढ़ा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो अपन ने कहा ग्रोथ फैक्टर में कौन सा पढ़ा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आईजीएफ। जिसे क्या कहा जाता है? आईजीएफ। ध्यान दें, ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये ग्रोथ फैक्टर सेल डिवीजन कराते हैं। ये क्या कराएंगे? सेल डिवीजन कराते हैं और सेल के अंदर ग्रोथ कराते हैं। तो जब भी अगर टिश्यू में कोई रिपेयर होना है, रीजनरेशन होना है, ग्रोथ होनी है, तो उसके लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? ग्रोथ फैक्टर्स की। जरूरत अब किसकी होगी? ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत होगी। तो आपने कहा कि अब आपको जरूरत पड़ेगी ग्रोथ फैक्टर्स की। अब यहां एक बात समझना, ये जो ग्रोथ फैक्टर है, ये बच्चे कैंसर से भी रिलेटेड होते हैं। कैंसर में हम कहते हैं ना कि सेल में जब ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसके बाद अब सेल डिवाइड करने लगती है, तो वहां जनरली जो मेन जो रूट कॉज होता है वो यही ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स होते हैं जो कराते हैं ऐसा। ये ग्रोथ फैक्टर अगर हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर ज्यादा सेक्रीट हो जाए, तो सेक्रीट होते ही ये सेल डिवीजन कराने लगता है। ये क्या कराने लगेगा? सेल डिवीजन कराने लगेगा। तो ग्रोथ फैक्टर की वजह से क्या होता है? सेल डिवीजन होगा, सेल ग्रोथ होती है, यानी कि रिपेयर और रीजनरेशन में पार्टिसिपेट करने वाला आपके पास कौन है? ग्रोथ फैक्टर्स हैं। अगर इसको लिखना हो तो इसे लिखो, नहीं तो फिर आगे बात करें मैकेनिज्म के बारे में। बॉडी की लगभग हर सेल, क्या बेटा? कौन? हाँ, वो सेक्रीशन और रिलीज में जब अगर वहां डिफरेंस करने को आएगा, ठीक, तो अपन उसमें ध्यान रखेंगे, जैसे जब डाइजेशन भी पढ़ेंगे ना,
तो अपन बात करेंगे गॉल ब्लैडर एक ग्लैंड नहीं होती, तो ग्लैंड नहीं है तो इस वजह से ये सेक्रीट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिलीज। अब यहाँ पे क्योंकि एक साथ दोनों चीजों के बारे में दिया और पैनक्रियास से सेक्रेशन कराता है, तो इसलिए सेक्रेशन करके लिख दिया है। अगर डायरेक्टली पूरी लाइन आती है तो ठीक है, कर सकते हैं अपन कि सही है। फिर वापस से एक बार फिर से बोलो। जब HCl, हाँ हाँ, वो HCl इसी काइम के साथ चला जाएगा ड्यूोड्रम के पास। ठीक, अब स्टमक के पास कुछ नहीं बचा, जितना, हाँ अब स्टमक हो गया खाली, जितना HCl था वो काइम के साथ कहां पहुंच गया, ड्यूोड्रम के पास। तभी तो ड्यूोड्रम में पहुंचने वाला फूड एसिडिक है, तभी आपको बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि 1.8 पीएच वाला फूड आया है और अब आपको पीएच कितना बनाना है, 7.8। तो अब आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, तो यहां जरूरत पड़ेगी आपको बाइल और पेनक्रियाटिक जूस की। हाँ, स्टमक खाली ना, नहीं, स्टमक में फूड लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। सुबह यूजुअली जब वोमिटिंग होती है तो आपको खाली एम्प्टी वोमिटिंग होती है, फूड नहीं आता बाहर। अगर फूड आ रहा है तो इसका मतलब है आपके अंदर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ। तो मैंने इसीलिए कहा ना, अगर वोमिटिंग में कुछ आ रहा है तो मतलब डाइजेशन नॉर्मल नहीं है, डाइजेशन की समस्या है, स्टमक ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। अगर स्टमक अपना काम ठीक से करेगा तो सुबह अगर आपको वोमिटिंग होगी तो वो पूरी तरीके से खाली होगी, केवल पानी के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। आगे बढ़े। ग्रोथ फैक्टर लिवर में है ही, लिवर के अलावा बाकी जो बॉडी की और सेल्स है वहां से भी ग्रोथ फैक्टर आते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी है, प्लेटलेट डराइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी होता है, इपिथेलियल टिश्यू ग्रोथ फैक्टर भी होता है, तो कई सारे तरीके के ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए अपन ने कहा कि एक तो लिवर से भी आते हैं और लिवर के अलावा बाकी बॉडी की और सेल से भी ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। सुबह सुबह उठ के पानी वानी पीते हो कि नहीं? नहीं, पिया करो, अच्छी आदत होती है, ठीक। और बहरहाल क्या होता है कि पानी इसलिए भी आ सकता है कि जब भी, जैसे अगर मान लो वोमिटिंग होनी है, तो वोमिटिंग के टाइम पे जो स्टमक में मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट की वजह से स्टमक गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करता है ना, तो वैसे ही जूस में क्या होगा, इस टाइम पे HCl का सेक्रीशन नहीं होगा, पर वाटरी सेक्रीशन यहाँ स्टमक के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जो कि वोमिटिंग के फॉर्म में बाहर आ सकता है, साथ में म्यूकस बाहर आएगा। देखिए, अब बात करते हैं अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये हार्मोन अपना काम करते कैसे हैं। तो अब मैकेनिज्म पर अपन आए तो उसके लिए अपने को सबसे पहले जो जरूरी है, बेटा अब इधर वापस से ध्यान, ठीक। देखिए, मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि नर्वस सिस्टम आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि वहीं पर एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन रिलीज हुआ, पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है, पूरी बॉडी में ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और अब ये जाकर के केवल कुछ सेल्स पर काम करता है। कहां पे काम करेगा, तो हार्मोन केवल उस सेल पर जाकर के काम करेगा जिस सेल के पास हार्मोन का रिसेप्टर मौजूद हो, जिस सेल के पास क्या मौजूद हो, हार्मोन का रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर्स हैं या कोई भी रिसेप्टर हो, तो बताएं बेटा रिसेप्टर केमिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो रिसेप्टर केमिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो जितने भी हार्मोन रिसेप्टर हैं, ये हार्मोन रिसेप्टर क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन होते हैं। अगली बात, यहां पर एनसीईआरटी कहती है कि जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है हार्मोन के लिए। रिसेप्टर के बारे में क्या कहा, रिसेप्टर स्पेसिफिक किसके लिए है, हार्मोन के लिए। तो आपने कहा हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर है ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने का मतलब है कि अगर यहां पर ग्लूकागॉन का रिसेप्टर है तो क्या वो इंसुलिन के साथ बाइंड करेगा, नहीं।
ग्लूकागॉन का रिसेप्टर केवल ग्लूकागॉन के साथ ही बाइंड करेगा। इसको आप कुछ ऐसे समझें कि रिसेप्टर है जिसे सेल के अंदर करके आना है, वो अपने कंसर्न हार्मोन से बाइंड नहीं करेगा तब तक वो रिसेप्टर सेल के अंदर चेंज लेकर के नहीं आएगा। या दूसरे वे में आप समझें, कोई एक सेल है जिसमें से आपने हार्मोन के रिसेप्टर्स हटा दिए हैं। अगर सेल से हार्मोन के रिसेप्टर हटा दिए तो क्या वो सेल उस हार्मोन के लिए रेस्पॉन्ड करेगी? नहीं। यानी कि एक नॉर्मल हेपेटोसाइट है और एक हेपेटोसाइट है जिसमें से इंसुलिन के रिसेप्टर्स हटा दिए गए हैं। इंसुलिन आने पर नॉर्मल हेपेटोसाइट पर तो अपना काम करेगा, पर जिसमें से रिसेप्टर हटा दिए गए हैं उस हेपेटोसाइट के ऊपर अपना काम नहीं कर पाएगा। तो अब ये जो रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर या तो बेटा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तब इन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, या फिर ये मौजूद होते हैं सेल सरफेस पर। अब जब ये सेल सरफेस पर मौजूद होंगे तो इनको अपन ने क्या कहा? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहा। तो अब ये रिसेप्टर कैसे कैसे किन हार्मोन के केस में होते हैं, उसे समझने के लिए आपको पहले हार्मोन का क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है। तो फिलहाल मैं एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी में चारों कैटेगरी दी है ना, हम इनके बारे में तो बात करेंगे पर इनका सीक्वेंस अभी फॉलो नहीं करेंगे। देखिए, हार्मोन के बारे में कहा कि केमिकली पहले टाइप के हार्मोन होते हैं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन। तो पहले टाइप कौन सा हुआ? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन हो जाते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है ये आ गई आपकी पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, या फिर आपने इसे क्या कहा? प्रोटीन हार्मोन नाम दिया। अब यहां ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, पहली कैटेगरी में पेप्टाइड वर्ड का मतलब है जब कुछ अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े और जुड़ करके फॉर्मेशन करें एक पॉलीमर का, छोटा सा पॉलीमर, तो उसे हम कहेंगे पेप्टाइड। अगर ये पेप्टाइड कंपेटिबली साइज में ज्यादा बड़ा है तो इसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड का ही दूसरा नाम होता है प्रोटीन। तो चाहे आप पॉलीपेप्टाइड कहें या प्रोटीन कहें, दोनों बातों का मतलब सेम है। यानी कि जब मैं कहता हूं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं अमीनो एसिड के पॉलीमर के बारे में। अब याद कैसे रखेंगे? तो अगर आप इंडिविजुअल हार्मोन के नाम याद करेंगे तो आपके लिए लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी बनने वाली है। तो इसलिए हम कहानी को सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे? ग्लैंड्स के हिसाब से याद करेंगे। यानी कि आप सबसे पहले यहां याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में देखिए, पहला आपने याद किया कि हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन हैं ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन हैं ये सारे हार्मोन इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। किसके हार्मोन आ गए? हाइपोथैलेमस के। अब यहां देखिए, हाइपोथैलेमस के हार्मोन जब मैंने कहा तो एक्चुअली मैंने एक वर्ड लिखा और चार वर्ड कवर किए। मैंने यहां पे जीएनआरएच की भी बात कर ली, जीएचआईएच की भी बात करी, मैंने एडीएच की भी बात करी और ऑक्सीटोसिन की भी बात की कि ये जो चारों हार्मोन हैं ये हार्मोन नेचर में कैसे हैं? पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो हार्मोन में पहला पेप्टाइड हार्मोन में एग्जांपल में क्या गया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद फिर आप यहां ले ले पिट्यूटरी के हार्मोन। अगला आपने क्या लिया? पिट्यूटरी हार्मोन। यानी कि जब आपने कहा पिट्यूटरी हार्मोन, तो पिट्यूटरी हार्मोन कहते ही आपने यहां एक वर्ड में 7 हार्मोन को कवर किया। आपने यहां ग्रोथ हार्मोन की, बेटा अपन ने यहां ग्रोथ हार्मोन की बात करी, अपन ने यहाँ पे टीएसएच की बात कर ली, एसीटीएच हो गया, एमएसएच हो गया, एलएच है, एफएसएच है, प्रोलैक्टिन है। ये सातों हार्मोन यहाँ एक बार में कवर हो गए। तो यानी कि अभी तक आप देखें, हम बॉडी से ऊपर से चलना शुरू कर रहे हैं। हमने कहा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ठीक। पीनियल अभी यहां छोड़ रखी है। अब इधर आते हैं, तो अपने पास आई थायराइड। थायराइड से आने वाला हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, ये इस कैटेगरी में आता है। तो जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये भी किसके अंदर आएगा? प्रोटीन में। अब थायराइड के बैक साइड पे कौन था? पैराथायराइड। पैराथायराइड से आने वाले हार्मोन का नाम क्या था? पीटीएच। तो कौन सा हार्मोन आया? पीटीएच। यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। तो ये पैराथायराइड हार्मोन भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा।
अब यहाँ पैराथायरॉयड हार्मोन के बाद यहाँ आ जाओ, कौन सी ग्लैंड आ गई? थाइमस। थाइमस से आने वाले हार्मोन कौन से थे? थाइमोसिन्स। तो यानी कि थाइमोसिन्स यहाँ रखे जा सकते हैं। अब थाइमोसिन्स के बाद और थोड़ा नीचे उतरते हैं तो अपने को मिला पेनक्रियास, और पेनक्रियास से आने वाले हार्मोन भी इसी कैटेगरी के अंदर आ गए। तो पेनक्रियास से आने वाले हार्मोन भी इसी कैटेगरी में। यानी कि अपन एकदम शॉर्टकट और सिंपल तरीका, पिट्यूटरी से शुरू करो, पेनक्रियास तक आ जाओ, पिट्यूटरी से शुरू करो, पेनक्रियास तक आ जाओ। ज्यादातर हार्मोन कैसे होते हैं? पेप्टाइड होते हैं। पिट्यूटरी से शुरू किया, कहां तक आ गई? पेनक्रियास तक। ज्यादातर हार्मोन क्या रहे? पेप्टाइड। अब यहां आपने इसके अंदर कितने हार्मोन कवर कर दिए? तो आपने यहाँ पे 4 और 7 11, 12, 13, 14 और 2 16, यानी कि 16 हार्मोन की आपने अभी तक लिस्ट बनाई। पर नंबर नहीं याद करना है, ये नंबर इससे कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि अभी हम हार्मोन्स कई सारे कम पढ़ रहे हैं। हम केवल उतनी बात करें जितना एनसीईआरटी ने कहा है, बाकी हार्मोन होते और भी कई सारे हैं। तो इसलिए अपन नंबर पे नहीं जाएंगे, हम सिंपली ध्यान रखेंगे कि पैनक्रियास तक जितनी ग्लैंड है, ज्यादातर ग्लैंड के हार्मोन कैसे हैं? पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड। सेकेंड कैटेगरी बेटा आती है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अगली कैटेगरी में कौन सी ले रहा हूं? अमीनो एसिड डेरिवेटिव ले रहा हूं। यानी कि वो हार्मोन जो कि अमीनो एसिड से बने हो, तो उन हार्मोन को क्या कहा जाएगा? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। जैसे कि यहां पर आप ले सकते हैं मेलेटोनिन। ये जो मेलेटोनिन है, ये बनता है बेटा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। तो ये कौन से अमीनो एसिड से बनेगा? ट्रिप्टोफैन। तो मेलेटोनिन किससे बना? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनने वाला हार्मोन है मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन का फॉर्मेशन किससे हुआ है? ट्रिप्टोफैन से। वहीं पर आप यहां रख सकते हैं एडिनलिन और नॉर एडिनलिन को। ये जो एडिनलिन और नॉर एडिनलिन है, ये दोनों हार्मोन बनते हैं टायरोसिन से। तो ये दोनों किससे बने बेटा? टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर है कि एडिनलिन और नॉर एडिनलिन किससे बनेगा? टायरोसिन। जबकि वहीं पर जो मेलेटोनिन है, ये किससे बना है? ट्रिप्टोफैन। यानी कि क्या मेलेटोनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है? नहीं, मेलेटोनिन कैसा हार्मोन है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। अब इसके बाद यहां थोड़ी सी मैं जगह छोड़ूंगा, और उसके बाद आप देखो थर्ड कैटेगरी आपकी जो आती है, इसमें आप बात कर सकते हैं आयोडिनेटेड हार्मोन। आयोडिनेटेड में तो आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा कि आयोडिनेटेड में दो ही हार्मोन हैं, T3 और T4। ये जो T3 और T4 हैं, ये दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन टायरोसिन से होता है। ये दोनों बनते किससे हैं? टायरोसिन से। ध्यान दें, अमीनो एसिड याद करना कोई जरूरी नहीं है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में चीजें आपको मिलेंगी, बस मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, बाकी एनसीईआरटी आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। और ये जाहिर सी बात है, सिंपली मगअप करने वाली बात है कि कौन सा अमीनो एसिड कौन सा हार्मोन बनाता है। इसमें ना कहीं कोई लॉजिक है ना कुछ है। तो इसमें एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, तो बहुत ज्यादा इसको याद भी नहीं करना है। बस ठीक है, थोड़ा बहुत याद बना रहे तो पर्याप्त। आयोडिनेटेड में T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन आ गया, और T4 यानी कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन आ जाता है। आयोडिनेटेड के बाद अगली कैटेगरी आपके पास आती है स्टेरॉइड। अगली कैटेगरी क्या आ गई बेटा? स्टेरॉइड। याद आता है एनसीईआरटी में पेज नंबर 145 पर आपने कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम देखा था। कोलेस्ट्रॉल आपने क्या कहा था कि स्टेरॉइड है। तो ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन है, इसमें देखिए पहली बात आप याद रखेंगे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। किसके हार्मोन बेटा? एड्रीनल कॉर्टेक्स। ध्यान दें, एड्रीनल मेडुला के हार्मोन आप यहां ले ही चुके हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि केमिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला के हार्मोन सिमिलर होते हैं, तो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत? क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड हैं, जबकि मेडुला के हार्मोन कैसे हैं? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं। तो स्टेरॉइड में आपने कहा एड्रीनल कॉर्टेक्स आ गया। एड्रीनल कॉर्टेक्स के बाद फिर आपने यहां पर बात कर ली कि गोनैड से जितने भी हार्मोन आते हैं, यानी कि टेस्टिस और ओवरी से आने वाले जो हार्मोन हैं, ये हार्मोन भी यहां पर स्टेरॉइडल कैटेगरी में आ जाएंगे।
अब हो सकता है तुम में से जो ज्यादा बुद्धिमान हो वो कहे कि इनहिबिन तो नहीं आता इस कैटेगरी में, टेस्टिस और ओवरी से ही आता है, वो तो प्रोटीन कैटेगरी में आता है। तो मैं कहूंगा एनसीईआरटी ने नाम भी नहीं लिया इनहिबिन का। एनसीईआरटी यहाँ इनहिबिन का नाम नहीं लेती है। एनसीईआरटी जितनी बात कर रही है हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं। तो अपन ने कहा कि हार्मोन की कितनी कैटेगरी, 4। पहली कैटेगरी का नाम प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड, दूसरा अमीनो एसिड डेरिवेटिव, तीसरा आयोडीनेटेड और चौथा स्टेरॉइड। अब देखो कहानी को हम एकदम आसान बनाते हैं कि हम याद रखें कैसे। तो ये हमारी एड्रीनल, ध्यान रखना एड्रीनल के ऊपर जितनी भी ग्लैंड हैं, एड्रीनल को बेस पॉइंट मान के चलो, एड्रीनल के ऊपर जितनी भी ग्लैंड हैं ज्यादातर ग्लैंड से आने वाले हार्मोन प्रोटीन होते हैं। एड्रीनल से नीचे जितनी ग्लैंड हैं उन सब से आने वाले हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। अचानक से सब आसान। एड्रीनल से ऊपर सारे क्या है, पेप्टाइड। एड्रीनल से नीचे वाले सारे क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। वहां पर मैंने साथ में कहा कि ज्यादातर, ठीक, ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन ये चीज एप्लीकेट हो जाएगी, पर हाँ एक जनरलाइज अपन कंसेप्ट बना सकते हैं कि जब भी अगर हम भूले तो हमें बात याद आ जाए। अब देखें ऊपर वाली जो दो कैटेगरी है, पेप्टाइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये दोनों कैटेगरी के बच्चे जो हार्मोन हैं, ये दोनों कैटेगरी के हार्मोन वाटर सॉल्युबल हैं। ये दोनों कैटेगरी के हार्मोन कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। जबकि वहीं पर नीचे वाली दोनों कैटेगरी के हार्मोन लिपिड सॉल्युबल हैं। तो ऊपर वाली दोनों कैटेगरी के हार्मोन कैसे हो गए, वाटर सॉल्युबल, जबकि नीचे वाली कैटेगरी के हार्मोन कैसे हैं, लिपिड सॉल्युबल हैं। आप बताएं दोनों में से कौन सा हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ज्यादा आसानी से पार कर सकता है। लिपिड सॉल्युबल ज्यादा आसानी से पार करेगा, जबकि वाटर सॉल्युबल पार नहीं कर पाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से पार करेगा वो सेल के अंदर जाएगा, और जो पार नहीं करेगा वो सेल के अंदर नहीं जाएगा। यानी कि ऊपर वाले दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं क्या, नहीं। नीचे वाले दोनों पार कर सकते हैं क्या, हाँ। जब अगर ऊपर वाले दोनों पार नहीं कर सकते तो बोलो इनके रिसेप्टर सेल के सरफेस पर या सेल के अंदर, सेल सरफेस पर ना। तो आपने कहा कि ये जो हार्मोन है इनके जो रिसेप्टर्स हैं ये कहां रहेंगे, सेल सरफेस पर। तो आपने कहा कि दे आर रिसेप्टर्स ऑन सेल सरफेस। तो इनके रिसेप्टर कहां पाए जाएंगे बेटा, सेल सरफेस पर। वहीं पर नीचे वाले दोनों जो हैं इनके रिसेप्टर कहां होंगे, सेल के अंदर। तो अपन ने कहा कि रिसेप्टर्स सेल के अंदर का मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म। तो रिसेप्टर कहां पर, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में भी आप कहते हैं मोस्टली कहां है, न्यूक्लियस में। तो आपने कहा कि ज्यादातर मामलों में ये कहां पाए जाते हैं बच्चे, न्यूक्लियस में। यानी कि अब मैं यहां इस पूरी कहानी को कुछ ऐसे आपको समझा सकता हूं कि ये हमारे पास एक सेल है, और ये जो सेल है इस सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है। हमारे पास एक रिसेप्टर ये है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। वहीं पर हमारे पास एक और रिसेप्टर है जो कि सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है। तो ये रिसेप्टर कहां है, सेल सरफेस पर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास पहला एक ये हार्मोन है जिसका नाम है एफएसएच, वहीं पर अपन मान लेते हैं कि मेरे पास एक दूसरा हार्मोन और है, और इस हार्मोन को मैं मान लेता हूं एस्ट्रोजन। ये हार्मोन कौन हो गया बेटा, एस्ट्रोजन। तो अब कौन सा हार्मोन कहां पर जाएगा इस बात पर ध्यान देंगे। एफएसएच आपका किसके अंदर आता है, पिट्यूटरी हार्मोन में। पिट्यूटरी हार्मोन कैसे होते हैं, पेप्टाइड। पेप्टाइड हार्मोन कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल। रिसेप्टर कहां है, सेल सरफेस पर। यानी कि एफएसएच को कहा यहां पे आकर के बाइंड करना है। वहीं पर एस्ट्रोजन आया ओवरी से, ओवरी के हार्मोन आते हैं स्टेरॉइडल में, ये लिपिड सॉल्युबल हैं। रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में मोस्टली कहां होते हैं, न्यूक्लियस में। यानी कि एस्ट्रोजन यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से यहां पर पहुंच करके अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर लेगा।
तो क्या एफएसएच सेल के अंदर जाएगा? नहीं। एस्ट्रोजन सेल के अंदर जाएगा? हाँ। तो यहां पर आपने कहा रिसेप्टर्स की लोकेशन कितनी? दो। पहला एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा इंट्रा सेलुलर, यानी कि रिसेप्टर या तो सेल सरफेस पर या फिर सेल के अंदर। ये इतनी बात समझ में आई अपने को? तो एनसीईआरटी ने ये चारों कैटेगरी सीक्वेंस में नहीं दी थी, पर अपन ने सीक्वेंस को थोड़ा जंबल करके हमने इन्हें आराम से रिसेप्टर के हिसाब से अरेंज कर लिया कि भाई ऊपर की दो कैटेगरी, इनके केस में रिसेप्टर सेल सरफेस पर, और नीचे वाली दो कैटेगरी के जो रिसेप्टर हैं वो कहां पाए जाएंगे? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। क्या हमें इतनी बात समझ में आ जाती है? अब जरा देखें, यहां से सबसे ज्यादा आपको एंडोक्राइन सिस्टम में अगर घुमाने वाले और परेशान करने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो केवल इतने से बनते हैं। ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा दुखी करने वाला काम है ये। यहां क्या करेंगे, आपको 10 हार्मोन की एक लिस्ट पकड़ा दी क्वेश्चन में, पूछ लिया इनमें से बताओ कितने स्टेरॉइड है। ठीक, अब आप एक एक गिनते रहो कि इनमें से कौन सा स्टेरॉइड है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कितने के रिसेप्टर सेल सरफेस पर मौजूद होंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सेल सरफेस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं वाटर सॉल्युबल के, और वाटर सॉल्युबल वाली कैटेगरी के अंदर कौन कौन आता है। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर पेप्टाइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव आएगा। वहीं पर क्वेश्चन ने पूछ लिया इनमें से कितने के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको आयोडीनेटेड और स्टेरॉइड के बारे में बताना है। यानी कि जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा तो अपन बहुत प्रिसाइजली ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहां पर कौन सा हार्मोन किस कैटेगरी के अंदर आता है। क्या ये बात अपने को समझ में आती है? जब ये हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा तो बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कल एक बार तो अपन पहले समझेंगे कि एनसीईआरटी ने जो दोनों डायग्राम दिए हैं, यहां एफएसएच और एस्ट्रोजन ही क्यों लिया गया है, डायग्राम इसी सीक्वेंस में क्यों दिए हैं, आखिर इन सब पूरे डायग्राम की इसकी कहानी क्या, वो अपन कल बात करेंगे। और बाकी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बाद रुको, अभी टाइम है। अगला अपन जो है चैप्टर जो शुरू करेंगे वो है एनिमल किंगडम। ठीक, एनिमल किंगडम के लिए नहीं रटना नहीं है, वो आराम से याद हो जाएगा। एनिमल किंगडम के लिए आपको जो याद करना है, ध्यान से सुनो। आप एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल लिखे हैं अलोंग विद देयर कॉमन नेम, आपको पेंसिल से सब अंडरलाइन करने, और ध्यान रखना आपको थ्योरी में भी ढूंढने हैं, टेक्स्ट में। टेक्स्ट में भी कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको ढूंढने हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर बढ़ेंगे अपन आगे। हाँ, टेस्ट में केवल नर्वस और एंडोक्राइन। हेलो। बाहर से एलपी ले लेना सर्कुलर मोशन की।